आदि पर प्रकाश डालिए। उसके बाद क्या था कि हिंदी भाषा के क्रमबद्ध विकास की जानकारी के लिए, हिंदी भाषा का क्रमबद्ध से जो है विकास की जानकारी के लिए किसको, हिंदी को कितने कालों में बांटा गया, 3 कालों में। कितने कालों में, 3। पहला था प्रारंभिक काल, जिसको कि आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल को ही वीर गाथा नाम काल दिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए। फिर उसके बाद आता है दूसरा, आता है मध्यकाल, जो कि भक्ति काल है। भक्ति काल को ही स्वर्ण युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल में जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, उसके बाद प्रयोगवादी नई कविता, ये सब आ जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब चलिए ये रिवीजन कर दे। प्रारंभिक काल, आदिकाल, हिंदी साहित्य सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण क्या रखा था, वीर गाथा काल रखा था। उनका कथन है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा, मतलब लंबी परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। जब मुसलमानों के चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की किसी विशेष प्रवृत्ति को एक विशेष रूप में बधी हुई पाते हैं। जब मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होती है तो हिंदी साहित्य को हम विशेष रूप से बधी हुई पाते हैं। राज्याश्रित मैं बताई, जो कि राजाओं के आश्रय में रह करके उन्हीं की जो है प्रशंसा जो है रचनाएं करते थे, उनको स्वर्ण मुद्रा राजा लोग प्रदान करते थे। उसके बाद वर्णन करते थे। यह प्रबंध परंपरा राशों के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है, प्रबंध परंपरा राशों के नाम से जाती है, जिसे लक्ष्य करके ही हमने इस काल को क्या नाम रखा था, वीर गाथा काल नाम रखा था। कैसा नाम रखा था, वीर गाथा काल नाम दिया था। अब देखिए आचार्य शुक्ल के मतानुसार मतलब मत के अनुसार इस काल में 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक मिलता है अपभ्रंश की एवं दूसरा है देश भाषा की। एक मिलता है अपभ्रंश की और दूसरा क्या है, देश भाषा की। देखिए अपभ्रंश की रचनाओं में कई रचनाओं तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं, जो साहित्य की कोट में नहीं आती, जो साहित्य की कोट में। और साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। साहित्यिक पुस्तकें कितने हैं, 4 हैं। पहला है विजयपाल रासो, पहला क्या है, विजयपाल रासो। और दूसरा क्या है, हम्मीर रासो। तीसरा क्या है, कीर्तिलता। एवं चौथा क्या है, कीर्ति पताका। कीर्तिलता कीर्ति पताका किसका है ये ना। अब देश भाषा की 8 पुस्तकें हैं। पहला है खुमान रासो, दूसरा है विशलदेव रासो, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है जय मयंक जस चंद्रिका, और 5वां है जयचंद्र प्रकाश, और 6वां है परमाल रासो, और 7वां है खुसरो की पहेलियाँ, 8वां है विद्यापति की पदावली। विद्यापति ने ही ये कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखा है। किसने लिखा है, विद्यापति ने, और उन्हीं की जो है विद्यापति की पदावली भी है, रचनाएं की हैं। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का आदि कब किसको, सरहपा को मानते हैं। हिंदी साहित्य को आदि कब मतलब शुरुआत का कब किसको मानते हैं, सरहपा को। किसको मानते हैं, सरहपा को। इसके बाद देखिए सरहपा को मानने से हिंदी साहित्य की आरंभ सीमा कितना माना जाता है, 769 ईस्वी निश्चित होती है। विद्यापति को आदिकालीन कवियों में माना जाता है। विद्यापति को किस कवियों में माना जाता है, आदिकालीन, जो कि वीरगाथा, जिनका रचनाकाल 1379 मतलब कि 1379 ईस्वी से 1418 मतलब कि 1418, 1379 से 1418 ईस्वी तक है ना। इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा क्या होता है, 1418 निर्धारित की जा सकती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समाप्ति जो है 1318 ईस्वी में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल की समाप्ति वो 1318 ईस्वी में मानते हैं। प्रत्येक युग की अपनी परंपराएं हैं। प्रत्येक युग की क्या है, अपनी परंपराएं हैं, अपने ट्रेडिशनल हैं, अपने संदर्भ और अपना एक परिवेश होता है, जिससे प्रेरित और प्रभावित होकर युगीन साहित्य का सृजन होता है। युगीन साहित्य का क्या होता है, सृजन मतलब निर्माण होता है। साहित्य सृजन में वह जीवन भी आ जाता है जो उस समय की स्थिति से जुड़ा होता है। उस समय का जो भी कंडीशन होता है वही सब रचनाओं में लिखी जाती थी। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, विशेषताएं जो होती हैं, गुण जो होते हैं, और उसमें साहित्य का भू विवेचन करने से पूर्व मतलब पहले उन परिस्थितियों को जानना आवश्यक है, जिससे प्रेरित होकर आदिकालीन साहित्य लिखा गया है। आदिकालीन साहित्य लिखा गया। इस काल से संबंध विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन हम निम्नवत है। क्या है, निम्नवत है। पहला है राजनीतिक परिस्थिति। पहला क्या है, राजनीतिक परिस्थिति है। राजनीति की दृष्टि से, राजनीति की निगाह से यह काल अत्यधिक विशृंखल अव्यवस्थित। विशृंखल मतलब क्या होता है, जैसे ये आप चेयर रखे हैं,
टेबल है आपका, क्या कर दें इसको अव्यवस्थित कर दें, मतलब कुछ एक इधर रख दें, एक उधर रख दें, एक उधर, तो बताइए सही रहेगा? नहीं रहेगा। पारस्परिक कलह, जब आपस में ही आप लोग जैसे दोस्त हैं लेकिन आपस में जो है मतलब दोस्ती है तो साथ में बहुत हेल्प मिलता होगा ना, रहते हो, लेकिन नहीं, आप दोस्ती ना करके आपस में कलह, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष जो है ये सब भावनाएं हों तो क्या अच्छा रहेगा? आपका माइंड भी डेवलप वो नहीं होगा, बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, प्लस जो है आपको कोई सहयोग की भावना भी नहीं रहेगी। तो वही उस समय राजनीतिक परिवेश में हो रहा था, कब? आदिकाल में। कब? आदिकाल में। पारस्परिक कलह था, ईर्ष्या था, ईर्ष्या मतलब एक दूसरे से कारण जलना, करे वो तो आगे चला जा रहा है, मैं पीछे, और ऐसा करो कि उसको आगे ही न जाने दें, ऐसी भावनाएं थी। और संघर्ष था, एक दूसरे से जो है मनमुटाव था। अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट तो कौन था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में क्या हुआ? आदिकाल में विभक्त हो गया। जब मनमुटाव थे तो कहते हैं ना, घर का जो है एकता रहती है, फिर उसके बाद जब एकता विखंडित हो जाती है तो अलगाव हो जाता है। वही हाल अपने राज्य का भी हुआ। जो है 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के मध्य का समय, जहाँ एक और हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने का था, एक और हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने का था, वहीं दूसरी ओर इस्लामिक सत्ता के धीरे धीरे क्या होना था? उदय होने का भी होता था। ऐसी स्थिति में यदि आदिकाल के संपूर्ण हिंदी साहित्य को आक्रमण और विद्रोह से प्रभावित कहा जाए, आक्रमण और विद्रोह से क्या कहा जाए? प्रभावित कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्त न होगी। अतिशयोक्त मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे मैं कहूँ कि वह इतना रोया कि सागर भर गया, क्या किसी के रोने से सागर भर जाएगा? इम्पॉसिबल। तो ये क्या है? उसकी हम बहुत बढ़ा चढ़ा के तारीफ कर रहे हैं ना कि जो है वो इतना वो है। तो ये कौन सा अलंकार होगा? हाइपरबोल, इंग्लिश से बोलते हैं, आप लोग इंटर में पढ़े भी होंगे, सुने तो होंगे, हाइपरबोल। तो अतिशयोक्त होता है, क्या होता है? अतिशयोक्त, बहुत बढ़ा चढ़ा के जहाँ वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो यहाँ पे दिया साहित्य को आक्रमणों और युद्धों से प्रभावित कहा जाए तो, क्योंकि भाई आक्रमण, जब आपसी कलह, आपसी मनमुटाव था तो एक दूसरे से मतलब युद्ध करना, लड़ाई करना, या आक्रमण कर भावना, तो ऐसा एनवायरनमेंट उस समय का था। कब का था? आदिकाल का। कब का? आदिकाल का। अब देखिए उसके बाद देखिए, व्याप्त अराजकता के वातावरण में एक ओर वीरता व साहस की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी और दूसरी ओर आध्यात्मिक जीवन की लालसा। इस काल में राजर्षित कवियों द्वारा अपने राजा के प्रसन्नता के लिए काव्य सृजन किया गया था। कहने का मतलब जो कवि होते थे राजा को प्रसन्न करने के लिए उन्हीं के बारे में रचनाएं करते थे और उनसे जो है आर्थिक स्वर्ण मुद्राएं वगैरह लेते थे ना। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, हर एक चीज़ का कोई आप करते हैं तो किसी न किसी का कुछ न कुछ कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो ये सब देखते हुए इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, मतलब जो राष्ट्रीय की भावना थी बहुत कम हो गई। ऐसा इन्वायरमेंट हो गया कि राष्ट्रीयता की भावना बहुत कम हो गई। भावना के कारण भारतीय शासक बाह्य आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा न कर सके। जब आपस में कहते हैं ना कि जब अपने परिवार में होता है, एकता विखंडित हो जाती है तो बाहरी लोग उसमें इंटरफेयर करने लगते हैं। तो वैसे ही अपने राष्ट्र में जब हो गया एक दूसरे से ईर्ष्या, केवल मतलब द्वेष और जो है आपसी कलह हो गए, तो इससे क्या हो गया? दूसरे देश वाले क्या होने लगे? फ़ायदा लेने लगे और अपने देश पे आक्रमण करने लगे। बात समझ में आ रही नहीं? उसके बाद देखिए, भूमि की रक्षा और आक्रमण जब करने लगे तो धीरे धीरे क्या हुए? अपने देश पे हावी होने लगे और जो है वो ये आदिकाल के जो लोग थे वो अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाए, अपने भूमि की सुरक्षा नहीं कर पाए। उसके बाद अंतरकलह, आंतरिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष से ग्रस्त यह काल भारतीय इतिहास का क्या हो गया? धीरे धीरे इसका पतन हो गया। धीरे धीरे इसका क्या हो गया? भारतीय इतिहास में इसका पतन हो गया। मतलब कि ये था आपका क्या? राजनीतिक था। अब चलते हैं धार्मिक परिस्थिति आदिकाल की कैसी थी। धार्मिक परिस्थिति आदिकाल की कैसी थी? तो 7वीं शताब्दी से धार्मिक परिवर्तन आरंभ हो गया। कब से आरंभ हुआ? 7वीं शताब्दी से। हेलो, हाँ ध्यान से सुनती रहना। धार्मिक परिस्थिति, धार्मिक शताब्दी से ये BA मतलब आप लोगों के क्लास की स्टूडेंट हैं तो फिर इसका जो है पढ़ना चाहती तो वही इनको लिए हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, इसकी वजह से, क्योंकि बुक वगैरह है नहीं।
देखिए धार्मिक परिस्थिति तो 7वीं शताब्दी से धार्मिक परिवर्तन आरंभ हो गया। कब से हुआ? 7वीं शताब्दी से धार्मिक परिवर्तन आरंभ हो गया। इस काल में महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान जैसी शाखाओं का विकास हुआ। कैसा क्या क्या हुआ? महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान जैसी शाखाओं का विकास हुआ। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम थी। धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी? अत्यंत विषम थी। उसके बाद विविध धर्म एवं संप्रदायों का जन्म हो चुका था। विविध धर्म एवं संप्रदायों का क्या हो चुका था? इस समय जन्म हो चुका था, जिनमें आडंबर और पाखंडों का आधिपत्य था। आडंबर क्या होता है? बाहरी आडंबर, दिखावा करना, पाखंड करना, जिसको ना कि अगर भगवान में आस्था नहीं फिर भी जो है कंठीमाला लेके बैठ गए जो है कि हम भगवान के पुजारी हैं, तो ये सब दिखावा ही है ना। कहते भगवान को मन से पूजिए। इस काल के कवियों ने स्थिति के अनुरूप क्या किया? श्रृंगार, वीरता, सहयोग, खंडन मंडन। खंडन मतलब किसी कोई चीज़ कोई कह रहा है लेकिन उसको न मानना। मंडन मतलब कोई कह रहा है उसको मानना। खंडन मंडन आदि से संबंधित साहित्य की भी रचना की। ये क्या था? धार्मिक परिस्थिति ऐसा था आदिकाल में। धार्मिक परिस्थिति ऐसा था आदिकाल में। क्या था कि 7वीं शताब्दी से धार्मिक परिवर्तन आरंभ हो गया और जो है इस काल में महायान, वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान जैसी शाखाओं का विकास हुआ। उसके बाद देखिए इस प्रकार इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी? अत्यंत विषम थी, सम नहीं थी। मतलब एक दूसरे से बहुत वो था तो विषम हो गई, खराब हो गई। विविध धर्म एवं संप्रदायों का जन्म हुआ। ऐसी मानसिकता थी तो जो है सब लोग क्या हुए? आपस में मनमुटाव हो गया। तो हिंदू कहे कि मैं अपना मानूंगा और मुसलमान कहे कि मैं, एकता विखंडित हो गया। तो क्या हुआ? अनेक इसी के चक्कर में बहुत से संप्रदायों का जो है विकसित हुआ, धार्मिक संप्रदाय, और जो है जन्म हुआ। आडंबर और पाखंडों का आधिपत्य हुआ कि जिसके मन में नहीं थी फिर भी वो दिखावे के लिए कर रहा है। क्या कर रहा है? कर रहा है। उसके बाद इस काल के कवियों ने स्थिति के अनुरूप श्रृंगार, वीरता, सहयोग, खंडन मंडन आदि से संबंधित साहित्य की भी रचना की। अब चलिए देखते हैं सामाजिक परिस्थिति। अब आदिकाल का हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक परिस्थिति कैसी थी। देखिए जिस काल का राजनीतिक धार्मिक जीवन कलहपूर्ण, अव्यवस्थित, विसंकलित, मैं पढ़ाई ना भी अभी कि उस समय का राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी, धार्मिक जीवन कैसा था? बहुत कलहपूर्ण था। आपसी में बहुत मनमुटाव था, ईर्ष्या द्वेष था, लड़ाई झगड़ा था। तो अब क्या हो? इसके कारण लड़ाई झगड़ा होने के कारण अव्यवस्थित था। क्या था? अव्यवस्थित था और विशृंखलित था और विषमता से युक्त था। कैसा था? विषमता से, समता नहीं थी, समानता नहीं थी, क्योंकि सबके साथ जो है भेदभाव था। कैसा था? विषमता का मतलब भेदभाव था। उसके बाद उसके सामाजिक जीवन के अनुसार सहज ही लगाया जा सकता है। उस काल में योगियों का गृहस्थों पर पूर्ण वर्चस्व था। उस समय समाज में दो वर्ग बने हुए थे। कितने वर्ग बने हुए थे? दो। पहला था राजा और दूसरा था सामंतों का वैभवशाली वर्ग था। और दूसरा पहला राजा और सामंतों का वैभवशाली वर्ग था। पहला था राजा और उसके सामंत जो थे उसके वैभवशाली वर्ग था। और दूसरा था निर्धन और शोषित, जो गरीब लोग थे और जो शोषित मतलब जिसका शोषण करना। जैसे पूंजीपत लोग हों, गरीबों को जो है 20 का वर्क कराएं लेकिन उनको देने में क्या दें? 10 रुपये दें, तो उनका 10 रुपये बेनिफिट ले रहे हैं? ले रहे हैं नहीं? तो कहने का मतलब उनका शोषण कर रहे हैं। शोषित व्यक्तियों का निम्न वर्ग था। समाज की उच्च वर्ग की विलासिता बढ़ गई थी। तो ऐसे क्या हो गए थे? जो समाज के उच्च वर्ग थे, पूंजीपत लोग थे, धनी वर्ग थे, उनकी विलासिता, ऐश आराम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। अब ऐसे देखते देखते जो है सबके मन में क्या हो रहा है? भाई क्या धनी है, क्या गरीब है, तो क्या उसके बुद्धि विवेक नहीं है? वो नहीं समझ रहा है कि मेरा शोषण कर रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन बात है उसके जैसा पूंजीपति नहीं है, उसके जैसा उसके पास मतलब वो शक्ति नहीं है कि उससे उसका सामना कर सके ना। तो देखिए तनाव बढ़ रहा है। इस प्रकार आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियाँ क्या हो जाती है? विषम एवं असंतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विषम हो जाती है, समानता नहीं होती है और असंतुलित, बैलेंस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? सामाजिक परिस्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। अब चलते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं आपके यहाँ, नाच गाना होता है ना आपके जो है हिंदू धर्म में। तो हिंदी साहित्य का आरंभ समय भारतीय संस्कृति के चरम उत्कर्ष का काल था, मतलब अंतिम उत्कर्ष का काल। आदिकाल हिंदू व मुस्लिम संस्कृति के हर्ष और विकास का काल कहा जा सकता है। इस समय संस्कृत का क्या हो रहा था? बहुत हर्ष हो रहा था और विकास हो रहा था, धीरे धीरे क्षय हो रहा था। इस काल में संगीत, वास्तु, चित्र, मूर्तिकलाओं की मूल भारतीय परंपराओं
का धीरे धीरे क्या हो गया, क्षय हो रहा था। क्या हो रहा था, क्षय हो रहा था, नष्ट हो रहा था, क्योंकि हिंदू नरेश भी मुस्लिम बादशाहों का अनुकरण कर रहे थे। हिंदू नरेश भी क्या कर रहे थे, हिंदू नरेश भी बादशाहों मुस्लिम का किसका अनुकरण कर रहे थे, मुस्लिम लोगों का अनुकरण कर रहे थे। उसके बाद गायन, वादन, नृत्य आदि का इस्लामी संगीत से परिचय हुआ। स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक मीनारों, भव्य दरवाजा आदि के निर्माण हुए। मुस्लिम शासकों के मूर्ति पूजा विरोधी होने के कारण मूर्तिकला का यथेष्ट उत्कर्ष न हो सका। जो मुसलमान थे मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे, तो धीरे धीरे क्या किए ये लोग, इसका विरोध करने लगे। हिंदू लोग जो है मूर्ति का जो है उसका नहीं कर पाए, आविष्कार नहीं बनवा नहीं पाए, यथेष्ट उत्कर्ष न हो सका। और परंतु चित्रकला में इस्लामी शैली का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। क्या चित्रकला में किसका दिखाई देता है, इस्लामी, इस्लामी मतलब मुस्लिम ना। अब आगे देखिए, ये तो हो गया सांस्कृतिक परिस्थिति आदिकाल की ऐसी थी। अब चलते हम साहित्यिक पक्ष कैसा था आदिकाल का, देखते हैं कि समाज में व्याप्त राजनीतिक उहापोह, जो राजनीतिक पॉलिटिक्स जो था, उहापोह और धार्मिक आडंबर, वही दिखावा, पाखंड ना, सामाजिक विषमता, सामाजिक विषमता थी। एक मतलब समानता नहीं थी, कि समानता ऐसे नहीं थी कि ये धनी है, ये गरीब है, ये निर्धन है, ये पूंजीपति है, मतलब ऐसी विषमता, ऐसे भेदभाव। क्लास में अगर बच्चे आए कि ये धनी घराने का बच्चा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, टीचर ऐसा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा ना। इसीलिए ड्रेस वगैरह क्यों रखा जाता है, कि बच्चों की उनके अंदर हीन भावना न आए, इक्वलिटी की भावना हो। कैसी भावना हो, इक्वलिटी की भावना हो, तभी हम उनका जो है अच्छा जो है मानसिक डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो ऐसी भावना वहाँ पे नहीं थी, विषमता थी, भेदभाव था ना। अब उसके बाद देखिए, विषमता के प्रकाश में राजकीय शासन, धार्मिक अनुशासनहीनता आदि ने जो विकृतियाँ उत्पन्न की थी, वे साहित्य में नजर आ रही थी। आदिकाल के साहित्य की रचना मुख्यतः 3 धाराओं में की जा रही थी। कितने धाराओं में, 3 धाराओं में की जा रही थी। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य से संबंधित थी। प्रथम धारा किससे संबंधित थी, संस्कृत साहित्य से संबंधित थी, जिनका विकास परंपरागत ढंग से हो रहा था। आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ, जयदेव, श्रीहर्ष और जो है भवभूति, भोज आदि के अनेक संस्कृत आचार्यों ने काव्य शास्त्रादि विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। दूसरी धारा प्राकृत और अपभ्रंश से संबंधित थी। तीसरी धारा जो था किससे थी, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। इसी धारा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तत्कालीन परिस्थितियां प्रतिबिंबित हो रही थी। आदिकालीन को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य है, दूसरा है जैन साहित्य है, तीसरा है नाथ साहित्य है और चौथा है रासो साहित्य है, पांचवा है लौकिक साहित्य। आपका जो है साहित्यिक पक्ष खत्म हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। थैंक्स फॉर